यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। मैं जो आपके साथ ये क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज योर पेपर नंबर 15 ऑफ फाइनल लेवल एंड पेपर नेम इज द स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. This our all study is based on the study notes which is provided by the institute, and today I am going to take this my class number 15 सॉरी 21 क्लास नंबर 21. इससे पहले जो मैंने क्लासें अपलोड की हुई हैं, दीज टोटली बेस्ड ऑन द दिस स्टडी नोट्स. तो वन कैन गो थ्रू एंड दे आर सिक्वेंसली अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल इन द प्लेलिस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव पेपर नेम. अब जो मैं आपके साथ ये अभी टॉपिक चल रहा है वो दिस इज स्टडी नोट्स नंबर 2 एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. वी आर डिस्कसिंग दिस 2.1 मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हम डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइस एंड प्राइसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटजी. तो इसको हम कवर कर रहे थे. अभी मैं इलस्ट्रेशन आपके लेके चल रहा था, तो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक करा दिए थे. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 15 विच इज बेस्ड ऑन द दिस ऑप्टिमम मिक्स. तो जब ऑप्टिमम मिक्स की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑप्टिमम मिक्स करते हैं तो हम थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में काम करते हैं और हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, या कोई हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है वो एक से ज्यादा होता है. तो इस केस में जेड लिमिटेड मेक्स द रेंज ऑफ 5 प्रोडक्ट्स टू विच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अप्लाई. तो ये 5 प्रोडक्ट बना बना रहे हैं. इसका इन्होंने ये कॉस्ट एंड का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, दिस इज रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है. तो इफ यू सी द सेल प्राइस ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट इज रुपी 50, 60, 70, 80 एंड 90. और अगर डायरेक्ट मटेरियल का आप देखें इसमें, तो दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर हियर इन ऑल दीज कॉलम एंड रोज. तो डायरेक्ट मटेरियल फॉर एज 9, बी 10, 17, 12 एंड 21 respectively. Similarly, if you go note for the direct wages, this is 16, 20, 24, 28 and 32. Variable overhead is 8, 10, 12, 14, 16, and variable selling and distribution overhead is 5, 6, 7, 8, 9. Fixed overhead is 4, 5, 6, 7, 8. And if you see the in the last row, this is nothing but the this sum of the all cost. So if you sum this 9 plus 16 is equal to 25, 25 plus 8 33, 33 plus 5 38 and 4 42. So this is the total sum which include your fixed overhead as well. So this is your total cost if you say. तो अगर हम आगे सवाल को पढ़ें तो द डायरेक्ट लेबर वेज रेट इज 4 रुपए पर आवर. तो डायरेक्ट लेबर का जो आपका रेट है वो 4 रुपए 1 घंटे का है. अब ये कुछ यहाँ डाटा मिलना शुरू हुआ है. यहाँ तो इन्होंने कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो अब इस डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. देखिए, आपका 4 रुपए पर आवर का रेट है लेबर का, और आपकी जो लेबर वेजेस यूज हुए हैं वो 16 रुपए इसमें लगे हैं. यूनिट 1 की एक ही बात करूं मैं, तो इसमें कितने घंटे लगे होंगे? 16 रुपए पूरे खर्च हुए हैं, 4 रुपए रेट है, तो 4 रुपए लगे होंगे आपका, मतलब 4 घंटे लगे होंगे. 4 घंटे इसमें लगे होंगे. सिमिलरली अगर इफ आई गो कैलकुलेशन फॉर बी, then what I can conclude, this 20 rupees is the wages and 4 rupees is the wages rate per hour. तो we can easily calculate this. यहाँ हमें 5 घंटे लगे होंगे. सिमिलरली इफ आई कंसीडर फॉर दिस, तो यहाँ 6 घंटे लगे होंगे, यहाँ 7 घंटे लगे होंगे और यहाँ 8 घंटे लगे होंगे. इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए. राइट, ओके. तो यहाँ मैंने घंटे निकाल दिए कि इस को बनाने में, यूनिट ए को बनाने में कितने घंटे लगे होंगे, और वेजेस तो आपका ये दिया हुआ है. फिक्स ओवरहेड हैव बीन अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर. अब ये जो फिक्स ओवरहेड हैं, इन्होंने अलोकेट किए हैं बेसिस ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर. मतलब डायरेक्ट लेबर आवर से कोई रिलेशन उन्होंने किया होगा. तो आप देखिए, आपके जो आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 4, 5, 6, 7, 8 ये आप सिमिलर घंटे के बराबर है. आप देख रहे हैं ये घंटे के बराबर है. मतलब जितने घंटे लग रहे हैं उतने ही रुपए आपके फिक्स ओवरहेड में आ रहे हैं. 5 घंटे यहाँ लेबर के हैं या 5 रुपए आपके फिक्स ओवरहेड के हैं. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस मींस, हमारा जो आपका ये आपका फिक्स ओवरहेड का जो रेट था वो क्या था? 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ₹1 पर आवर. मतलब अगर इस किसी प्रोडक्ट में 1 घंटा लगेगा तो हम उसको उस फिक्स ओवरहेड कितना है
उसको एलोकेट करेंगे या उसको कितना किस तरह से रिकवरी करेंगे, 1 रुपए पर आवर के हिसाब से रिकवरी करेंगे। तो आप देखिए यहाँ 4 घंटे लगे तो 4 रुपए हो गया, यहाँ 5 घंटे 5 हो गया, यहाँ 6 घंटे 6 रुपए हो गया, यहाँ 7 घंटे 7 रुपए हो गया और सिमिलरली यहाँ 8 रुपए हो गया। तो हमने अभी तक यहाँ तक का ये देखा, ठीक है। द कंपनी हैज कमिटमेंट टू प्रोड्यूस ए मिनिमम ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट पर मंथ। अब देखिए ऑप्टिमम मिक्स जो है यहाँ से शुरू होता है आपका। जो आपका ऑप्टिमम मिक्स क्या है कि ये तो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। अभी इसमें जो ये लिमिटेशन आनी शुरू हो गई कि मिनिमम हमें क्या करना है, मिनिमम 400 यूनिट बनानी है, ऐसी मार्केट की कमिटमेंट है हमारी। मतलब क्या हुआ कि हमें 400 यूनिट बनाना ही बनाना है हर एक प्रोडक्ट का, तो एक लिमिटेशन ही आ गई। अच्छा लिमिटेशन क्या है, ये अपर साइड भी हो सकती है, लोअर साइड भी हो सकती है वॉल्यूम में। रिसोर्स के केस में ये हमेशा अपर साइड में रहेगी, मतलब उसमें दिया होगा कि हमारे पास इतने ही लेबर आवर है या इतना ही मटेरियल है कोई पर्टिकुलरली। तो पहली लिमिटेशन क्या आ गई कि आपकी मिनिमम जो आपका किसी भी प्रोडक्ट का है मिनिमम 400 यूनिट तो भैया बनाना ही बनाना है। डायरेक्ट आवर्स कैन नॉट एक्सीडेड 13,000 पर मंथ ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस। तो आपके डायरेक्ट लेबर आवर जो मैंने ये आपके निकाले डायरेक्ट आवर्स, ये वाले जो मैंने निकाले हैं, इनकी जो सम है दे कैन नॉट बी एक्सीड 13,000 per month due to restriction of space. So there are two limitation. One is the minimum 400 units आपको बनानी है, ठीक है, यूनिट्स आपको बनानी है मिनिमम, और 13,000 आपका क्या है, ये आपके आवर्स हैं, ये आपका मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ओके ओके The board is now considering an offer of a new 3-year contract to produce 400 additional unit. ओके ये क्या करना चाहते हैं, अभी देखो एक बात तो यहाँ खत्म हो गई, वैसे अब ये नया शुरू किया इन्होंने। द बोर्ड इज नाउ कंसिडरिंग एन ऑफर ऑफ ए न्यू 3-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ बी प्रोडक्ट। ये पर्टिकुलरली ये कोई एडिशनल तीन साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं जिसमें 400 यूनिट बी प्रोडक्ट की बनाना चाहेंगे, जिसको सेलिंग प्राइस 58 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सवाल यहाँ से बिल्कुल अलग हो गया ये, ठीक है। अब ये तो पहले तो आपने ये एक लिमिटेशन दिया था इन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं जो 3 साल के लिए मिलेगा, जिसमें हमें इस पर्टिकुलर बी प्रोडक्ट की 400 यूनिट बनानी है जिसका भाव होगा 58 रुपए पर यूनिट। द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख इसका आउटले होगा ऑन द लीज ऑफ एडिशनल फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट। कह रहा है जो ये हमें 400 यूनिट पर मंथ बनाएंगे बी प्रोडक्ट की, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे लीज में और प्लांट खरीदना पड़ेगा। ओके देयर वुड बी रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, end of the contract, not each. There would be a residual value at the end of contract, ठीक है। ओके तो ये इन्होंने डाटा दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। ओके हम यहाँ थे, देयर वुड बी रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वुड बी अकॉर्डिंग विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है जो 400 यूनिट्स हम एडिशनल बनाएंगे ना बी का, इसकी जो हमारी वेरिएबल स्ट्रक्चर है देयर शैल बी नो चेंज, बट द वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड बी 1/2 ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट। कह रहा है जो ये वेरिएबल आपके ये लग रहा है ना वेरिएबल, ये अब बी यूनिट की बात हो रही है, केवल ये बी यूनिट की बात हो रही है और किसी की नहीं हो रही है, जो ये एडिशनल इनको बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, इसके लिए आपको सेलिंग जो आपका ये ओवरहेड्स हैं, तो यहाँ ये 6 रुपए लग रहे हैं, तो आपके कितने लगेंगे, हाफ, मतलब ये 3 रुपए लगेंगे एक तरह से आप कहो तो ये आपके यहाँ कितने हो जाएंगे, उन एडिशनल 400 यूनिट पर मंथ के लिए 3 रुपए हो जाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, लिखा है ना कि वेरिएबल कॉस्ट वुड बी अकॉर्डिंग विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, राइट। फिक्स कॉस्ट वुड बी, अच्छा, हाफ हो जाएगा, एंड द कैश आउटफ्लो ऑन द फिक्स कॉस्ट वुड बी 2,000 रुपए पर एनम। कह रहा है इसके अलावा 20,000 रुपए पर एनम और एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी। तो एक तो प्लांट लगाना पड़ेगा 1 लाख रुपए का,
प्लस 20,000 रुपए का क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट आएगी फिक्स के जरिए, फिक्स कॉस्ट की, क्योंकि ये तो फुल कैपेसिटी पे हम यहाँ काम कर रहे होंगे इसमें। ओके, देयर वुड बी नो चेंज टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन अरेंजमेंट। बाकी कह रहा प्रोडक्शन अरेंजमेंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। एन आउटसाइड सप्लायर हैज ऑफर टू सप्लाई 400 यूनिट्स। तो जो ये 400 यूनिट्स हम यहाँ बना रहे थे, वो उन्होंने, एक बाहर का सप्लायर है वो कह रहा है कि हम दे देंगे आपको और बी प्रोडक्ट पर मंथ एट ए प्राइस ऑफ 48 रुपए। कह रहे 48 रुपए में हम बाहर से हमें एक सप्लायर मिल रहा है जो प्रोवाइड करने जा रहा है। If purchased externally, cash flow on the additional fixed cost would be 25,000 per annum। तो अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो उसका एडिशनल कॉस्ट कितना आएगा, 25,000 रुपए पर एनम आएगा। अब देखो देखो यहाँ सवाल जो है ये ब्रेक हुआ है एक तरह से। एक तो सवाल यहाँ तक आया था जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की बात कर रहा था। अब ये दो जो हैं, पहला तो ये पहला प्रपोजल तो ये आपका ये हो गया जो इन्होंने बोर्ड ने कंसिडर किया था, और दूसरा प्रपोजल ये हो गया कि आपका एक आउटसाइड सप्लायर है जो 400 यूनिट जो एडिशनल बनाने की आप सोच रहे हैं, उसको ये देना चाहता है 48 रुपए के भाव पे, लेकिन इसकी हम चूंकि ऑर्डर वगैरह करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगी कुछ 25,000 पर एनम के हिसाब से। अब करना क्या है, देखो अब ये तो हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया। सवाल को अगर जैसे आप पढ़ते जाएं तो उसके डाटा को कलेक्ट करके आप कहीं समराइज कर लें या लिख लें, या अगर याद कर सकते हैं तो रिटेन कर लें उतनी देर के लिए टेम्परेरी मेमोरी में। अब हमें करना क्या, रिक्वायर्ड गिव रिकमेंडेशन सपोर्टेड बाय कैलकुलेशन टू शो हाउ डायरेक्ट लेबर आवर्स इन द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री शुड बी यूटिलाइज्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखो अब जो मैं कह रहा था ना कि आपका सवाल एक यहीं तक है, वो ये केवल यही पूछ रहा है आपसे, पहले आपसे वो यहीं तक सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कि आपको जो ये दो लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन आपकी 400 यूनिट मिनिमम प्रोड्यूस करनी है आपको, और दूसरी लिमिटेशन आपकी ये है कि आपको 13,000 पर मंथ आपके आवर्स है, इससे ज्यादा नहीं है। तो उसमें इनको कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, कैसे मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को, एक तो ये बात हो गई। शो द बजटेड ट्रेडिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन द ए। अगर आपने ये जैसे ऑप्टिमाइज कर दिया या मैक्सिमाइज कर दिया प्रॉफिट, तो उस केस में प्रॉफिट क्या आएगा, एक ये बताना है। ओके, और आपका तीसरी चीज क्या है, गिव द कैलकुलेशन टू शो वेदर और नॉट प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बी शुड बी एक्सेप्टेड, एंड इफ सो whether it should be purchased externally or manufactured with the new premises. The cost of capital is 10%. The present value of annuity 1 रुपए का जो 10% के हिसाब से 2.49 है, ये आप जानते होंगे, इसको मैं बता भी दूंगा। इग्नोर टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को छोड़ देना है, लेकिन इसको प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में प्रेजेंट आपको दिखाना है। तो पहले हम सवाल को यहीं तक करते हैं कि आपकी जो लिमिटेशन वाली हम बात कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले तो आप जब आपको ये इस तरह से ऑप्टिमाइज करना हो या आपको मैक्सिमाइज करना हो प्रॉफिट को, तो आप सबसे पहले कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाने के लिए क्या, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है, तो आप इससे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी है, 9 + 16 + 8 + 5, 9 16 25 8 33 और 5 38, 38 रुपए यहाँ कॉस्ट है इसकी एक प्रोडक्ट की, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 50 - 38। सिमिलरली आप आगे निकालते चले जाएंगे, तो इन्होंने देखो ये निकाला है कि 50 60 70 80 और इसका 38 आया था। ऐसे ही अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 10 20 30 10 40 और 6 46 इसका आएगा। ठीक है, तो ये 46 रुपए आ गया। और कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन आपका वही है, सिंपल आप जानते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका होता है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपकी ये जो सारी है ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये वाली सारी जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट के हिसाब से। और आप देखेंगे आपने ये वाला यहाँ जोड़ा नहीं है, लास्ट वाला छोड़ दिया, क्योंकि ये फिक्स ओवरहेड है, वो अलोकेटेड हुआ है किसी बेसिस पे। ओके, तो आपने ये कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। अब ये कंट्रीब्यूशन आपको एब्सोल्यूट टर्म में आ गया यहाँ पे। अब हमें निकालना है हमारी लिमिटेशन के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका ज्यादा है, तभी तो हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे कि जो हमारी आवर्स हैं, लेबर आवर्स वहाँ लिमिटेड है 13,000, उनको हमें एलोकेट करना है। तो हम ये देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन
पर लेबर आवर किसका ज्यादा आ रहा है। अभी तो ये आपको कंट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट टर्म में दिख रहा है इनका। अब आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, तो लेबर आवर जो मैंने आपको निकाल के यहाँ बताए थे 4, 5, 6, 7 और 8, जो मैंने बताए थे, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे यहाँ आपकी कंट्रीब्यूशन को 4, आप देखिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया है। तो आपके जो लेबर आवर लग रहे थे इस प्रोडक्ट में, आपके बी वाले में ए वाले में कितने लग रहे थे, 4 लग रहे थे, इसमें 5 लग रहे थे, इसमें 6 लग रहे थे, इसमें 7 लग रहे थे और इसमें 8 लग रहे थे। तो ये आपके लेबर आवर लग रहे थे, ठीक है, जो मैंने ऊपर निकाले थे लेबर आवर आपके लग रहे थे, ठीक है, पर यूनिट में, लेबर आवर पर यूनिट। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2.80 आएगा। 14 को डिवाइड करके आप देखिए, तो आप डिवाइड जैसे करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। इस तरह से ये आपके ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वो लेबर आवर मैंने वहां क्यों निकाले थे, लेबर आवर शुरू में ही वो इसलिए निकाले थे कि ये कंट्रीब्यूशन में काम आएंगे हमें निकालने के लिए, रैंकिंग करने के लिए। तो अब आप देखेंगे कि पर लेबर आवर आपकी जो रैंकिंग है उसमें आपका प्रोडक्ट ए नंबर 1 है। प्रोडक्ट ये इस तरह से आप इसकी रैंकिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने बता दिया। इसमें क्या था, आई थिंक पहला पहला पार्ट हो गया, मुझे लगता है पहले पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में आपका था गिव द रिकमेंडेशन सपोर्टेड बाय द कैलकुलेशन टू शो हाउ द डायरेक्ट लेबर आवर इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री शुड बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो उनका केवल बताना था कि आपका ऑर्डर क्या रहेगा, इसलिए ये ऑर्डर रहेगा, आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये ऑर्डर है। दूसरा बी पार्ट क्या है, सोच द बजटेड ट्रेडिंग रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ए। अब हमें बताना है कि भाई हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया पहले तो, कि मैं सबसे पहले यूनिट जिसका मेरा आपके रैंक 1 है उसको पहले बनाऊंगा, क्योंकि वो हमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा देगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट अब कह रहा है कि अगर हमने ये अडॉप्ट कर ली तो इसके हिसाब से फिर बताओ कि कितना ट्रेडिंग रिजल्ट क्या आ जाएंगे, मतलब आपका प्रॉफिट कैसे आएगा। तो वो मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ ये कैसे किया हुआ है। तो देखो हमारी 2 लिमिटेशन चल रही थी, हमने पहले तो हमने क्या निकाला था कि एक तो लिमिटेशन हमारी ये थी, रैंकिंग तो ये है, पहले आप ये ध्यान रखिए, ये आपकी रैंकिंग है इन इन प्रोडक्ट की, ये आप देखिए रैंकिंग है आपकी। अब जो 2 लिमिटेशन थी उसमें क्या था, मिनिमम आपको 400 यूनिट तो बनाने थे और आपके पास 13,000 लेबर आवर आपके पास अवेलेबल थे। तो सबसे पहले तो आपको जो मिनिमम 4,000 बनाने हैं, पर सॉरी 400 पर मंथ बनाने हैं, यानी कि साल के जो बनाने हैं 4800 बनाने हैं। भाई ये आपका जो दे रखा है ये ईयर वाइज दे रखा है, तो आप 400 इंटू 12 कर दीजिए इसको, तो ये आपको 48 तो मिनिमम मिनिमम बनानी पड़ेंगे सभी के, ठीक है। अभी अगर इतने बनाने पड़ेंगे मिनिमम आपको 4800, तो इसमें आपको ध्यान है घंटे कितने लग रहे थे, इसमें 4 लग रहे थे, इसमें 5 लग रहे थे, इसमें 6 लग रहे थे, इसमें 7 लग रहे थे, इसमें 8 लग रहे थे और इसमें 9 लग रहे थे। तो इसमें कितने घंटे यूज होंगे कंडीशन 1 को पूरा करने पे, जो आपको 400 यूनिट पर मंथ बनानी थी ना, पहली कंडीशन जो थी पर मंथ बनानी थी, यानी कि साल में कितनी बनानी थी, साल में बनानी थी 48,000, 4800, सॉरी नॉट 48 है, 4800। तो इसको बनाने के लिए आपके आपके कितने घंटे यूज हो जाएंगे पहली कंडीशन को पूरा करने के लिए, तो 4 इंटू 4800, 5 इंटू 4800, तो इसको आप ऐसे कर लो 4800 कॉमन ले लो, और 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 ये आप करेंगे। अच्छा यही किया हुआ, इन्होंने भी यही किया हुआ। तो इससे आपका आएगा 1,44,000 आप घंटे, यहाँ पे 1,44,000 घंटे आप यूज कर लेंगे। अब आपके पास जो घंटे हैं अवेलेबल आवर्स हैं 1,56,000, ये कैसे आपने निकाले, आपके पास 13,000 पर मंथ थे, 13,000 पर मंथ थे, तो साल में कितने होंगे आपके पास, तो आप देखिए 13,000 इंटू 12, तो 1,56,000। तो जब आपने 1,56,000 में से ये 1,44,000 आपके कहाँ कंज्यूम हो गए, पहली कंडीशन को पूरा करने में, ठीक है। तो रिमेनिंग आवर को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, रिमेनिंग आवर जो बचे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जो आपका प्रोडक्ट है, जो रैंक 1 है यानी कि ए वाला प्रोडक्ट है, उस पे आप लगाइए। तो उस पे हम बनाएंगे तो उसकी कितनी यूनिट बन सकती हैं, आपके पास 12,000 जो घंटे बचे और 4 घंटे एक यूनिट में लगते हैं, तो 3,000 यूनिट आप बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 3,000 यूनिट बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो जाती हैं,
तो आपका पहले तो मिनिमम आपको 4800 ये बनाने हैं, और जो ये आपका रैंक वन प्रोडक्ट जो बचे हुए घंटे हैं उसमें रैंक वन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ए की कितनी हो जाएंगी 4800 प्लस 3000 7800, और इनकी तो ये आपकी ऐसी की ऐसे ही आ जाएंगी। अच्छा देखो यहाँ ऐसा भी हो सकता था, तो वो अगर ये कह देता कि मैक्सिमम डिमांड और है, मान लो एक ये भी डिफाइन कर सकता है सवाल में आगे, जैसे मान लो ऐसा भी कह सकता है कि मिनिमम डिमांड तो इतनी है, मैक्सिमम डिमांड इतनी है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिमांड पूरी करने के लिए आपको कितने आवर अलोकेट करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ वो अगर कह देता कि भाई मैक्सिमम डिमांड जो है इसकी 7000 यूनिट है, ठीक है, तो फिर ये 800 जो घंटे आपके जो ये देखते फिर आपके 7000 यूनिट बनाने के लिए 4800 आपको बनानी है, और 7000 बनाने के लिए आपको कितने घंटे यूज करने पड़ते हैं। तो फिर अगर यहाँ कुछ घंटे और बचते तो फिर रैंक टू प्रोडक्ट पे जाते हैं, लेकिन सवाल में ऐसा पूछा नहीं है, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो अब इससे ये आपकी यूनिट्स आ गई प्रोडक्शन की, ठीक है, और इसको कंट्रीब्यूशन जो एब्सोल्यूट वाला था, ये वाला रैंक वाला है कंट्रीब्यूशन, इसको अब यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को बता रहे हैं, ट्रेडिंग रिजल्ट बता रहे हैं। तो आपके 12 रुपए कंट्रीब्यूशन आया था, 14 रुपए आया था, 10 रुपए आया था, 18 रुपए आया था, और 12 रुपए आया था। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑफ यूनिट to the contribution per unit, then you will get the total contribution, this 93,600, this is the multiplication of these two number, and again you follow this trend, so you will get all these contribution, total contribution of that unit, and if you make the sum of these this row, तो you will get the total contribution। ठीक है, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन बन गया। अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो मुझे देखनी पड़ेगी, क्या है मुझे याद नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट इन्होंने 1,56,000 ये आपका दिया था। अच्छा आवर्स में दिया था ना, वो वन वन हमने निकाला था, वो निकाला नहीं था कि 4 घंटे लगते हैं, और चार मतलब 1 रुपए पर आवर जो हमने निकाला था वो ऊपर में। ठीक है, जो मतलब फिक्स ओवरहेड जहाँ 4 हैं वहाँ 4 ही घंटे लगते हैं, तो दैट मीन्स 1 रुपए पर आवर था। तो ये टोटल आपके 1,56,000 घंटे हैं यहाँ पे जो आपने यूज किए हैं। तो 1,56,000 घंटे के लिए 1,56,000 आपका फिक्स आपका कॉस्ट भी हो जाएगा। तो इससे आपकी प्रॉफिट आ जाएगी 1,96,800। तो दिस शो योर ट्रेडिंग रिजल्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन द, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आपके गिव द कैलकुलेशन टू शो, जो सी पार्ट अब करने जा रहे हैं, गिव द कैलकुलेशन टू शो वेदर और नॉट द प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बी शुड बी एक्सेप्टेड, एंड इफ सो वेदर इट शुड बी परचेज एक्सटर्नली और मैन्युफैक्चर इन द न्यू प्रीमाइसेस। द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% और इसकी पीवी दे रखी है। तो आपका जो मैंने कहा था ना कि यहाँ से सवाल चेंज हो गया है, ये वाला, अब ये वाला पार्ट, इसमें 2 प्रपोजल हैं आपके। ठीक है, इसमें 2 प्रपोजल हैं। इतने पार्ट को अगर मैं देखूं जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक प्रपोजल क्या है कि एक प्रपोजल तो यहाँ तक है कि भाई हम इसको अपने यहाँ बना लें, जिसके लिए हमें 400 यूनिट एडिशनल बी की बना रहे हैं, हमें 58 रुपए में बेचनी पड़ेंगी, 1,00,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा, और 20,000 का एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा। और दूसरा प्रपोजल ये है कि एक आउटसाइडर सप्लाई राजी हो गया है 400 यूनिट देने के लिए बी प्रोडक्ट की, जिसमें हम खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा 25,000 रुपये और कॉस्ट आ जाएगा ऑर्डर वगैरह देने का, या और जो भी कोई फिक्स कॉस्ट बनता है उसका। तो इन दोनों प्रपोजल को आपको इवेल्युएट करना है कि ये क्या करने फायदेमंद है। अगर इनमें से पहली बात तो ये कि 400 एडिशनल यूनिट बनाएं, ये एडिशनल की बात कर रहा है, जो बना रहे हैं तो वो तो बना ही रहे हैं। पहले तो वो पूछ रहा है कि 400 एडिशनल बनाएं कि ना बनाएं, अगर बनाएं तो विच ऑप्शन इज बेटर। तो लेट मूव। अभी आपने इसको मैंने सवाल को समझाया दोबारा से आपको। अब हम चलते हैं इसके उस पे कि ऑप्शन वन में जैसे हम जाते हैं। ऑप्शन वन क्या था हमारा? ऑप्शन वन में था कि आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, आप खुद ही बना रहे हैं, ये वाला ऑप्शन वन इन हाउस बना रहे हैं। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 58 रुपए, 58 रुपए, और आपको यूनिट कितनी बनानी थी? 400 पर मंथ। ये बी वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा है, 400 पर मंथ आपको बनानी थी। ठीक है, यानी कि साल की कितनी बनानी थी? 4800 बनानी थी। ठीक है, एडिशनल वाले की बात कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी देखो 46 माइनस 6/2 ये क्यों आई है? ये आई है, मैं आपको लिए चलता हूं ऊपर,
ये आपकी आई है यहाँ से। ये कह रहा है कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट would be in accordance with the existing structure standard. Variable selling and distribution cost will be one of half the existing rate. ठीक है, ये यहाँ से इन्होंने इसको लिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि बाकी कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन आपकी जो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है, आपकी ये वाली वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आधी हो जाएगी। तो बी के केस में ये 6 रुपए है यहाँ पे कॉस्ट, ये 6 रुपए जो है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 रुपए। ठीक है, तो यानी कि जो ये आपकी 51 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो ये 51 ना आके कितनी आएगी, 48 आएगी। और वेरिएबल इसमें फिक्स और लगी हुई है, तो वेरिएबल आप देखेंगे तो कितनी आएगी, 42 रुपए आएगी अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो बी की जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि 3 रुपए तो यहाँ से कम हो जाएंगे, ये आधी कॉस्ट हो जाएगी, और ये तो फिक्स की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे चल रहे हैं हम। तो आपकी ये 42 रुपए कॉस्ट आ जाएगी इस तरह से, सॉरी 43 रुपए आ जाएगी। ये 46 है ना इसका, एक मिनट, हाँ ये 46 है, तो आपने 3 रुपए घटा दिए, तो ये आपकी आ जाएगी ये, अच्छा 51 में जोड़ रहा था, तो 51 माइनस 5 माइनस 3 करिए आप, 51 माइनस 5 माइनस 3, 43 आ जाएगी, 42 नहीं है 43 रुपए आ जाएगी। ठीक है भाई, जो ये 51 है इसमें से एक तो ये निकाल दीजिए, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 6/2 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 5 8, तो 53 माइनस 8 इज इक्वल टू 43 आपकी कॉस्ट आ जाएगी, 42 नहीं आएगी है। चलिए, तो 42 आपकी ये कॉस्ट आ गई, सॉरी 43 आपकी ये कॉस्ट आ गई। 46 माइनस ये 6/2 क्यों किया है, 6/2 आपको मैंने बताया कि जो उसने वो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है कि आपका वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड बी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट एंड अच्छा एग्जिस्टिंग रेट, यहाँ तक जो स्टेटमेंट लिखा है ये वाला, तो इसकी वजह से ये वहां आधी आ जाएगी, तो आपने ये निकाल दिया, तो इससे आपका 58 रुपए का आपका बिकता है यूनिट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ये 43 रुपए है, और आपका आप देखिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 15 रुपए आएगा। नंबर ऑफ यूनिट साल भर में 4800 बनाएंगे, 400 इंटू 12, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 72,000 आएगा। और आपकी फिक्स कॉस्ट जो थी वो 20,000 आ जाएगी, जो एडिशनली आपको हो रही थी इसमें, जो एडिशनल लग रही थी। तो प्रॉफिट आपका कितना आया, 52,000 आया। अब 52,000 प्रॉफिट आपका आया, 52,000 में आप देखो कि आपको 3 साल के लिए करना है ये, तो ये जो आपकी 52,000 जो आपकी आएगी, ये 52,000 की प्रॉफिट जो है वो साल भर की है। अब आपको 3 साल काम करना है, लेकिन ये पीवी फैक्टर को भी आपको देखना है, पीवीआईएफ टेबल में भी आपको मिल जाता है, आप और अपने कैलकुलेटर में एक जीटी फंक्शन लगा के भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टरिंग करके उनका सम करना होता है, पीवीआईएफ का सम करेंगे तो पीवीआईएफ पे आ जाता है। तो 3 साल के लिए जब आप इसको आप करेंगे तो आपका आएगा 1,29,840, जो पीवी फैक्टर वैसे दिया हुआ है, डायरेक्टली कुछ करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है ना डायरेक्टली 2.49। तो जब पीवीआईएफ पे डायरेक्टली दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। इससे आपका क्या हुआ, 1,29,400 आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 3 साल का। और आप देख रहे थे आपकी जो कॉस्ट लग रही थी, आप देख रहे थे ना कि आपको एक प्लांट लगाना पड़ रहा था, ये वाला, तो ये प्लांट लगाना पड़ रहा था, इसमें 1,00,000 रुपए और घटा देंगे तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29,480 रुपए का आपको फायदा होगा इस तरह से। ठीक है, तो आप ये आपका फायदा जो होगा वो कैसे होगा, जब आप इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब की ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन जो था आपका ये इस तरह से होता है। मतलब जो इसमें पहला आपका ऑप्शन था ना, सी वाले जो पार्ट था सवाल का, उसमें ऑप्शन 1 ये था कि हम अपने घर में बनाते हैं इसको, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है, 29,480 सारी कॉस्ट और ये सब निकालने के बाद। अच्छा, तो और दूसरे में क्या है, तो प्रपोजल तो एक्सेप्टेड हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है इसकी। ठीक है, अब इस दूसरे को देखते हैं, दूसरे उसमें क्या है, जब हम ऑप्शन सेकंड यूज करते हैं, सेकंड में आपकी जो आपको बाजार से मिल रहा है 48 रुपए की यूनिट मिल रही है। अब 48 इंटू 4800 करेंगे तो 2,30,400 आ जाएगा। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट एडिशनल 25,000 रुपए जा रही थी, जो ये इतना सवाल था ना, ये वाला जो था, केवल ये वाला,
ये इसकी बात कर रहा है अभी, ऑप्शन 2 की। तो इसमें आपको 400 यूनिट मिल रही हैं 48 रुपए के भाव पे, और इसमें 25,000 आपकी पर एनम कॉस्ट और लग जा रही है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है यहाँ पे अ, ये अ, ये 4800 इंटू 48, तो ये तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आप बाहर से खरीदेंगे सप्लायर से, और फिक्स कॉस्ट 25,000 और लगेगी, 2,55,000 लगेगी। तो आपको 3 साल में कितना पैसा देना पड़ेगा? 3 साल में आपको पैसा देना पड़ेगा, इसको पीवी फैक्टर से आप वो कर लीजिए। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6,35,946। और इनफ्लो कितनी होगी? सामान बिकेगा कितने का? हमें तो 58 रुपए का बेचना है ना। ये आपको भाई आपके पास 58 रुपए का ये बिक सकता है ना, जो नए नए एडिशनल ऑर्डर है। तो 58 इंटू आपके जो ये यूनिट्स हैं, 58 इंटू 4800 और 2.49 क्यों किया है? क्योंकि ये 3 साल का लिया है। तो ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे आप, तो आप देखिए इसमें कितना बचता है हमें। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने से 57,270। तो आपका प्रपोजल में, क्योंकि प्रपोजल तो एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपकी एनपीवी पॉजिटिव है ना। एडिशनल काम करने में आपकी एनपीवी आपकी पॉजिटिव है दोनों केस में। लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे कि आपकी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, एनपीवी यहाँ पे ज्यादा हो रही है इसकी एडिशनल के हिसाब से। तो आपको क्या करना चाहिए? इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट बी एंड टू सप्लाई देम बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो पहले तो ऑर्डर तो, अगर ये निगेटिव वैल्यू आती तो हम नहीं करते। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन उसमें भी ज्यादा पॉजिटिव ये आ रही है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड गो फॉर परचेज फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो ये इस तरह से आपका सवाल हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट सवाल एक लेके आपको चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल में क्या है? ये द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड has prepared the following estimate working result for the ending 31st December 2016 for the purpose of preparing the budget for year December 2017। इन्होंने अगले साल का ये बजट बनाने के लिए, ये बजट अभी बना रहे हैं अगले साल का 17 का, मतलब 16 में ये बात कर रहे हैं, 16 के एंड में ही 17 का बजट बना रहे हैं। इसमें आपका जो डाटा मिल रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 16 रुपए, डायरेक्ट वेजेज 40 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 12 रुपए, सेलिंग प्राइस 125 रुपए, फिक्स एक्सपेंशन 6,75,000 है, और सेल्स 25,000 रुपए पर एनम है। Okay, during the year, it is expected that the material price and the variable overhead will go 10% and 5% respectively। अगले साल के लिए ये उम्मीद है, जब ये यहाँ पे बजट बना रहे हैं ना, तो अगले साल उम्मीद ये है कि भाई 10% जो है आपका ओवरहेड, ये मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, और 5% जो है, नॉट 12, 10% आपका मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, और 5% आपका वेरिएबल ओवरहेड बढ़ेंगे। As a result of reorganization of the production method, the overall direct labor efficiency will increase by 12%। कह रहा हम अपने प्रोसेस में थोड़ा सा उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे प्रोडक्शन मेथड को, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 12% से। लेकिन वेज रेट तो रेट जो होंगे वो आपके क्या होंगे? अप हो जाएंगे। ठीक है, तो दो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। ये वाला आपकी जो पहला वाला जो है, ये तो आपकी कॉस्ट घटाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट घटेगी ना लेबर की। और लेकिन ये इन्फ्लेशन है, ये दो जो वेजेस रेट 5% ऊपर चले जाएंगे। ओके, द फिक्स ओवरहेड आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1,25,000। जो कह रहे फिक्स एक्सपेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं ये 6,75,000 हैं, ये आपके 1,25,000 से बढ़ जाएंगे, यानी कि 8 लाख हो जाएंगे आपके टोटल। The technical director stated that the same level of output as obtained in 2016 should be maintained in 2007। लेवल ऑफ आउटपुट कितना है? लेवल ऑफ आउटपुट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है और सेलिंग प्राइस कितना है। तो लेवल ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? वैसे आप देखेंगे तो जो पुराने ईयर का था वही अगले साल चलाना है, डायरेक्टर साहब ने कहा है। तो आपको 25 लाख डिवाइडेड बाई 125 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी यूनिट बना रहे थे। तो आप करिए 25 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो आप कितनी बना रहे होंगे? 20,000 यूनिट बना रहे होंगे। कितनी यूनिट बना रहे होंगे? 20,000 यूनिट बना रहे होंगे। ठीक है, तो 20,000 आपको बनानी है आगे भी, ये कह रहा है कुल मिला के। द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट दैट द सेम आउटपुट लेवल as obtained in 2016 should be maintained in 2017 as well। तो आपका
ये हो गया। अब द मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेट दैट मार्केट विल नॉट अब्सॉर्ब द एनी इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हो। ऐसी मार्केटिंग की उनकी मार्केटिंग का सर्वे है कि सेलिंग प्राइस एब्सॉर्ब कर नहीं सकता है। द मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेट दैट मार्केट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा सेल प्राइस। अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड ही प्रपोजेड दैट द पब्लिसिटी इन्वॉल्विंग द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इन द प्रपोजल विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेल। कह रहा अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आप जो है सेल्स बढ़ा सकते हो अपनी। देखो मार्केटिंग डायरेक्टर कह रहा है कि प्राइस नहीं बढ़ाना है हमें, लेकिन हम अगर सेल बढ़ा दे अपना एडवर्टीजमेंट करके सेल को बढ़ा सकते हैं, उसका ये कहना है। तो उसने एक ये टेबल कुछ डाटा बताया है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा करोगे तो आपकी एडिशनल यूनिट 2000 बढ़ जाएंगी। तो आप 20,000 जो एग्जिस्टिंग बना रहे थे यहाँ पे, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। करना क्या है, रिप्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2017। तो ये आपको एक तो ये बनाना है कि स्टेटमेंट बनाना है इनकम। फाइंड द रिवाइज्ड प्राइस एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस इफ टेक्निकल डायरेक्टर व्यू इज एक्सेप्टेड। टेक्निकल डायरेक्टर का व्यू क्या है कि क्या टेक्निकल डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम जो आउटपुट बना रहे थे और जो प्रॉफिट हम ले रहे थे वही लेंगे, लेकिन यहाँ कॉस्ट भी बढ़ जा रही है अगले साल में। तो पहले तो आपको प्रेजेंट स्टेटमेंट बनाना है और फिर इन फैक्टर्स को लेके आपको बनाना है अपना स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या है, एवेल्युएट द फोर अल्टरनेटिव प्रपोजल पुट फोर्थ बाय द मार्केटिंग डायरेक्टर। मार्केटिंग डायरेक्टर ने जो ये कहा है कि आप सेल यूनिट वगैरह बढ़ा लो, तो इसको एवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले पहले सवाल को लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने यहाँ बताया था 20,000 यूनिट यहाँ निकल के आ गई थी। आपकी टोटल सेल्स इतनी है, सेल प्राइस इतना है, तो ये 20,000 यूनिट आ गई थी। तो इसमें आप निकाल दीजिए आपका आप सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाएगी। अगर आप यहाँ यही निकाल दीजिए, मान लो मैं यही निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका अगर कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे चलता हूँ तो सेल प्राइस कितना है आपका 125। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40 प्लस 12, यही है और क्या है 40 प्लस 12 ही है। और डायरेक्ट मटेरियल 16 भी है। 40 प्लस 12 प्लस 16 ये कितनी हो गई, 40 प्लस 12 प्लस 16 68 रुपए हो गई। ठीक है, 68 रुपए हो गई। और तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है, 40 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, माइनस 125। तो ये 125 में घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा पर यूनिट में, 125 माइनस 68, दिस कम्स टू 57 रुपए पर यूनिट। एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 57 इंटू 20,000, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से आप ये अपनी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 6,75,000 है, ये है। तो ये कितना आएगा 20,000 इंटू 57, ये आएगा 11,40,000। ये वाला अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये आपका कितना आ रहा है 57 इंटू 20,000, दिस इज 11,40,000। 11,40,000 माइनस आपकी 6,75,000 कॉस्ट है ये फिक्स वाली, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 4,65,000। ठीक है, तो ये तो पहला सवाल आपका हो गया इस तरह से। तो यही पूछ रहा था वो कि कितना प्रॉफिट होगा। इन्होंने कितना किया है, हाँ इनका भी यही आ रहा है। ठीक है, 11,40,000, तो आपका 4,65,000 आ रहा है। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 57 रुपए कंट्रीब्यूशन आएगा, 20,000 बनाते हैं। तो ये दिस योर फर्स्ट पार्ट इज ओवर। तो इसमें तो बहुत सिंपल है कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाके। अब नेक्स्ट में क्या देखना है, नेक्स्ट में देखना है कि हमें जो इन टेक्निकल डायरेक्टर साहब की बात को ध्यान में रखना है कि भाई हमें आपका प्रॉफिट भी मेंटेन करना है, लेवल भी मेंटेन करना है, और कॉस्ट वगैरह जो बढ़ रही है उसका इफेक्ट देखना है। तो किस तरह से हम सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं, ठीक है, जिससे कि हमारा ये सब मेंटेन हो जाए। तो देखो क्या क्या बढ़ रहा था। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आपकी 10% से बढ़ जाएगी और वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ जाएंगे। तो 10 मटेरियल कॉस्ट 10% से बढ़ा दो, वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ा दो। तो मटेरियल कॉस्ट यहाँ 10% से बढ़ाओगे तो 16 इंटू 10 कितना आएगा, 16 इंटू 1.1 कर दो तो 70 रुपये 6 पैसे आएगा। इसको आप अगर रिवाइज स्ट्रक्चर में देखोगे तो दिस इज 1.1, तो ये आएगी 17 रुपये 60 पैसे। ठीक है, ये कितनी आपकी डायरेक्ट वेजेस का तो चलो ये बाद में बताता हूँ मैं। वेरिएबल ओवरहेड आपके कितने बढ़ रहे हैं,
आपके वेरिएबल ओवरहेड जो है 5% बढ़ रहे हैं, तो इसको 1.05 से गुणा कर दो, परसेंटेज के टर्म में लाने के लिए 40 इंटू 1.05 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, ये तो वेजेस मैंने कर दिया, ये नहीं करना था। ये आपका 1.05 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1.05, तो ये 12 रुपये आपका 60 पैसे आ जाएगा। ठीक है, ओके, 12 रुपये 60 पैसे। अब जो ये 40 रुपये वेज है, वेज में क्या हो रहा है, देखो वेजेस में क्या हो रहा है, एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और वेजेस बढ़ रहे हैं। तो जो आपकी वेज है 40 रुपये थे, इसमें एक तो ये इसका 1.05, तो ये प्राइस का इफेक्ट ले लो। ठीक है, ये तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, और एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी तो आपका कॉस्ट घटना चाहिए ना। आप यहाँ देखो ध्यान से, आपका लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाई 12%, लेबर की एफिशिएंसी 12% बढ़ रही है, तो यानी कि प्राइस तो लेबर कॉस्ट तो टोटल घटेगी ना भाई, इन्फ्लेशन की वजह से तो प्राइस बढ़ेगा, आपका प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन आपकी लेबर की एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है, लेबर अच्छा काम कर रही है, तो आपकी टोटल कॉस्ट तो घटेगी ना लेबर की। तो 12% से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे 100/112, आप कर लो इसको सीधे सीधे। तो इससे आपकी ये निकाल के देखो कितनी आ रही है रिवाइज स्ट्रक्चर में, 1.05 इंटू 1.0, तो ये आपका हो गया 40 इंटू 1.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, तो ये 37 रुपये 50 पैसे आ गई, 37 रुपये 50 पैसे आ गई। क्यों आ गई, ये देखो, ये वाला जो फैक्टर है ना लेबर की एफिशिएंसी, ये आपकी कॉस्ट को घटाएगा ना कि बढ़ाएगा। तो लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो रही है तो घंटे कम लेगी ना, उतने 12% कम लेगी घंटे, तो उससे आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट आ गई हो उसको आपको सेलिंग प्राइस में आप देखिए कंट्रीब्यूशन क्या आता है, और जितना कंट्रीब्यूशन आपका था उतना मेंटेन करने के लिए आपको क्या सेलिंग प्राइस में चेंज करना पड़ेगा, वो देखते हैं सवाल में कैसे किया है। तो देखिए इन्होंने जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो निकाल के दिखाया। डायरेक्ट मटेरियल में 10% का इजाफा है, डायरेक्ट वेजेस में दो फैक्टर हैं, एक तो वेजेस 5% से बढ़ रहे हैं लेकिन एफिशिएंसी भी बढ़ रही है 12% से, तो इसका कम्युलेटिव इफेक्ट 37 रुपये 50 पैसे आ गया। और वेरिएबल ओवरहेड आपके जो 5% से बढ़ रहे हैं, तो इसका ये आपका 12 रुपये 60 पैसे आ गया। तो जो आपका कॉस्ट आ गया वेरिएबल कॉस्ट ये वाला, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 67 रुपये 70 पैसे आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें प्राइस निकालना था कि क्या प्राइस रखें हम अपने प्रोडक्ट का, जिससे कि हमारा काम बन जाए, हमारा वही एग्जिस्टिंग प्रॉफिट हमारा रहे। ये स्टेटमेंट आप एक बार और पढ़ लीजिए, ये वाला, द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट दैट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एज obtained should be maintained in 2017 also, and effort should be made to maintain the same level of profit by suitable increasing the price। तो देखो आपका ये कंट्रीब्यूशन, ये वाला जो पहले आपका कंट्रीब्यूशन 57 रुपये आ रहा था, अब ये कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, अब कंट्रीब्यूशन आपका कम आएगा क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है। तो अभी आपका, आप देखो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, और इसके साथ साथ आपके फिक्स एक्सपेंसेस भी जो हैं वो बढ़ गए हैं, फिक्स एक्सपेंसेस भी 1,25,000 से बढ़ गए हैं। तो आपकी टोटल जो है आपके देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ओवरहेड आपकी 6,75,000 थे, और एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज हुआ है वो 1,25,000, तो आपका 8 लाख तो आपके जो है वेरिएबल ये मतलब फिक्स कॉस्ट हो गई। अब जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट था, डिजायर्ड प्रॉफिट वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो हमने निकाला हुआ है 4,65,000। तो ये क्यों हमने लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हमें प्राइस कितना बढ़ाना है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट रखेंगे और प्रॉफिट भी सेम रखेंगे। तो प्रॉफिट आपका यहाँ ये इस तरह से आया, ये 6,65,000, तो इससे आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा वो 12,65,000 आ जाएगा। तो देखिए आपके जो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड है वो 6,75,000 है, और जो इंक्रीज हो रहे थे 1,25,000 से, वो इंक्रीज हो रहे थे ये 1,25,000 से, तो आपके ये कितने हो गए, आपके 8 लाख आपका हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे आप, इसमें आप देखिए ये आपका जो इक्वेशन बेसिक होता है, आपका सेल प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ओके, तो आपका ये जो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें आपने ये प्रॉफिट जोड़ दिया जो डिजायर्ड प्रॉफिट था,
तो आपका ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बच गया, एस माइनस वी ये बच गया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये वाला आपका टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए। आप यूनिट 20,000 बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपका ये 12,65,000 रुपए कंट्रीब्यूशन टोटल है, तो आपको पर यूनिट कितना आ जाएगा, 63 रुपए 25 पैसे आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट आप और जोड़ दीजिए इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में, तो आपकी ये वेरिएबल आपकी जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कितना इंक्रीज किया, पहले ये कैसे आएगी, आप इसको समझ सकते हैं। आपकी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस आप देख रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट, ठीक है, प्लस फिक्स कॉस्ट, यही तो हम देख रहे थे। अब यहाँ इन्होंने क्या रखा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपका होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये तो इक्वेशन यहाँ लगी हुई है। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप कंट्रीब्यूशन जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगा भाई। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसमें आप वेरिएबल कॉस्ट और जोड़ दो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो सेलिंग प्राइस नहीं बचेगा इधर। तो इसमें हमने ये सेलिंग प्राइस निकाल दिया। अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज कितना किया है हमने, 125 हमारा पहले था और हमने अब 130.95 कर दिया, तो 4.67% का इजाफा इसमें हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से सेलिंग प्राइस आपका आ गया नया, और उसमें परसेंटेज कितना आपने इंक्रीज किया है, ये आपका इस तरह से पार्ट बी हो जाता है। अब आपको लास्ट पार्ट करना है जो इन्होंने मार्केटिंग डायरेक्टर साहब ने कहा था। इन्होंने तो कहा था कि प्राइस इंक्रीज करके आप प्रॉफिट मेंटेन करो। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते क्योंकि मार्केट में प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकते, ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो इनका कहना है कि ये हम एडिशनल खर्चा करेंगे तो हम कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा सकते हैं, मतलब बाई कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल बढ़ा सकते हैं उससे, तो सेल बढ़ा सकते हैं, उनका ये कहना है। तो इसको इवेलुएट करो तो आप देखो, आप 80,000 रुपये का खर्चा करोगे तो 2,000 यूनिट आपकी बढ़ेंगी। तो मतलब अब देखो यहाँ पे, इसको जल्दी से देखते हैं। इन्होंने दिया है यूनिट कितनी एडिशनल बढ़ेंगी, 2,000, 4,000, 6,000 और 8,000। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला कंट्रीब्यूशन जो था ये तो हमारा कितना था, आप देख रहे थे ओरिजिनल वाला जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने निकाला है ये, दिस इज 57.30 57.30 ये आपने निकाला हुआ है, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका, इतना हो गया है ना। और आपके एडिशनल खर्चा कितना हो रहा है एडवर्टीजमेंट पे, 80,000, 1,94,000, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये साल भर का खर्चा है। तो इन्होंने जो ये बताया हुआ है, ये वाला खर्चा आपको बताया हुआ है। तो ये खर्चा आपका देखिए, ये निकालने के बाद आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं हो रहा है तो नुकसानदायक है। तो आपको कौन सा प्रॉफिट देके कहाँ तक हो रहा है, इन 3 प्रपोजल में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इतना खर्चा करें तो आपको सिंपल सिंपल कौन से उस पे जाना चाहिए जिसमें मैक्सिमम आपको फायदा हो जाए। तो इसके हिसाब से आप ये अल्टरनेटिव चूज करेंगे कि आप 4,000 वाला जो है, जिसमें 4,000 यूनिट बढ़ रही है और 1,94,000 रुपए का खर्चा हो रहा है एडिशनल, उसको आप चूज कर लेंगे। अच्छा, और इसने क्या कहा है, प्रिपेयर ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट। तो अब तो आप आसानी से बना सकते हैं, केवल यहाँ यूनिट ही चेंज हुई है 2,400 भाई, पहले 24,000 सॉरी, पहले यहाँ 20,000 थी, अब 24,000 है। तो बाकी तो स्ट्रक्चर इज सेम है आपका। फिक्स कॉस्ट में यहाँ इजाफा हुआ है, 8 लाख की बजाय जो है 1,94,000 हो गया है। और आपका क्या हुआ है इसके साथ साथ, एक तो ये आपका 1,94,000 किसका कॉस्ट है, ये एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है। और 8 लाख किसका कॉस्ट है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ योर फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह से आपका 3,81,000 प्रॉफिट आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये इवेल्युएट करते हैं, तो ये वाला अल्टरनेटिव हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पूरे सवाल हो जाते हैं। इसमें अगर कहीं कोई डाउट है किसी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर बेसिक चीजें पता हैं, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप बेसिक चीजें सीखिए, जो आपको अगर ये इक्वेशन पता है ना कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इससे ही आप सारा काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे सवाल कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाएं। तो ठीक है, विद दिस होप आई बिलीव आई डिलीवर द थिंग्स
I it shall be useful to you. Thank you.